आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है अब नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं ESIC एग्ज़ाम की तैयारी। सो आई होप कि आप लोग अब डट गए होंगे, बिकॉज अब हमारे पास एग्जैक्ट 3 मंथ्स बचे हैं। 7 जुलाई को होने जा रहा है पेपर। तो हम 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम करेंगे 81 क्वेश्चन। सो अपनी जो प्रेपरेशन है अच्छे से रखो, और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ESIC के बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। देर मत करो, देर करने से आप ही का लॉस है। अगर आपको लगता है मैं खुद से प्रेपरेशन नहीं कर पाऊंगा तो आप बैच की तरफ ही जाओ, बिकॉज टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 2 बैचेस हैं हमारे पास, एक है मेरे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो कि रहने वाला है 1499 का, और जो दूसरा बैच है वो है मेरे पास थ्योरी बैच। ठीक है, थ्योरी बैच होगा, इसमें हम करेंगे सारी अनाटमी भी हर एक सब्जेक्ट की, प्लस इसमें हम MCQs भी करेंगे, प्लस इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी सारे करवाए जाएंगे अच्छे से थ्योरी के साथ। ये जो बैच रहने वाला है फुल फ्लेज 2499 का रहने वाला है। ESIC का जो बैच है और ESIC का जो पेपर है वो मोस्टली आप लोगों ने देखा है थ्योरी से बहुत ज़्यादा आता है। सो अगर आप इस बैच की तरफ जाते हो 149 की तरफ तो आपको थ्योरी प्रॉपरली खुद करनी पड़ेगी, और अगर आप इस बैच की तरफ जाते हो तो थ्योरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी रहेगी। सो कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको इसी में ही मिलेंगी एंड डाउट क्लासेस भी। सो चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। So question है, a 38 years old woman returned from the subtotal thyroidectomy for the treatment of hyperthyroidism. Upon assessment, the immediate priority that the nurse would indicate in, so subtotal hyperthyroidectomy हुई है। थायराइड जो है वो उसका हाफ पोर्शन जो है जिसमें जिससे ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो रहे थे, जो इफेक्टेड पार्ट था थायराइड का, वो हमने निकाल दिया है, बिकॉज पेशेंट को जो था हाइपरथायरॉयडिज्म था। ठीक है ना, थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे थे। थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं? T3 एंड T4। तो इसी के लिए आपने ठीक करने के लिए पेशेंट की सब टोटल थायरोडेक्टमी की है। तो अब पेशेंट जो है आपके पास आया है सर्जरी करा के, इमीडिएट प्रायोरिटी क्या रहेगी एक नर्स के लिए अब इस पेशेंट के लिए? उसकी पेन असेस करना, असेस फॉर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, असेस फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस, असेस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो देखो जो ये पेशेंट्स होते हैं थायरोडेक्टमी वाले, इनको ना कॉम्प्लिकेशन होती है। कॉम्प्लिकेशन कौन सी? हैमरेज की। ठीक है, किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है? हैमरेज की। तो इधर अगर देखो थ्रॉट में ही तो थायराइड ग्लैंड है, थ्रॉट में ही हमारा एयरवे है। ठीक है ना, अगर हैमरेज होगा तो ऑब्वियसली पेशेंट को क्या होने के चांसेस हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ABC, ठीक है ना, ABC जो है वो हमारी प्रायोरिटी रहती है असेस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो भी इसीलिए इससे एक क्वेश्चन भी आता है कि आप बेड साइड पे थायराइडोक्टमी वाले पेशेंट के क्या रखोगे। सो हमेशा बेड साइड पे आपको क्या रखनी होती है? ट्रेकियोस्टमी सेट। लिख लेना इसको, ट्रेकियोस्टमी सेट जो है आपको बेड साइड पे रखना ही होता है पेशेंट के फॉर द इमरजेंसी। बाई चांस अंदर ब्लीडिंग हो जाए, हैमरेज हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, तो क्वेश्चन ये आता है कि बेड साइड पे आप थायरोडेक्टमी वाले पेशेंट के बेड साइड पे क्या रखोगे। सो नर्स को हमेशा एक ट्रेकियोस्टमी ट्रे जो है वो तैयार करके रखनी होती है उसकी बेड साइड पे। अगर बाई चांस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो तो फटाफट से ट्रेकियोस्टमी जो है उसको डाल दी जाए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पेशेंट विद द फेलियर रीनल फेलियर शुड बी। सो देखो जो पेशेंट है रीनल फेलियर का, उसको कौन सी डाइट दोगे आप? लो प्रोटीन, लो सोडियम, लो पोटाशियम, लो प्रोटीन, हाई पोटाशियम, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन, हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन। सो देखो जो रीनल फेलियर वाला पेशेंट होता है, इसमें जो है रीनल फेलियर हो गया, मतलब जो किडनी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। ठीक है, अब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही तो ऑब्वियसली जितना भी वेस्ट और नाइट्रोजनस सब्सटेंस होंगे और एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो बाहर नहीं निकालेगी, वो एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी। तो क्या होगा? बॉडी के अंदर ही वो चीजें रहेंगी। अब प्रोटीन अगर आप उसे ज्यादा दे दो,
फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। तो प्रोटीन से बनते हैं अमाइनो एसिड, अमोनिया और यूरिया, तो वो भी तो निकालना है। अब अगर आपने ज्यादा दे दिया तो किडनी तो काम नहीं कर रही, तो निकालेगी नहीं। हाई कार्बोहाइड्रेट्स दे दिए तो भी प्रॉब्लम आएगी पेशेंट को। हाई पोटासियम दे दिया, ऑलरेडी यूरिन जो है वो बन नहीं रहा और पोटासियम बाहर नहीं निकल रहा, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज हमेशा पेशेंट को लो सोडियम, क्योंकि सोडियम क्या है, देखो पेशेंट में वाटर रिटेंशन तो पहले ही हो रही है, किडनी यूरिन नहीं बना रही, किडनी यूरिन सॉरी एक्सक्रीट नहीं कर रही, बाहर नहीं निकाल रही, ठीक है। तो ऑलरेडी पेशेंट की किडनीज जो है काम नहीं कर रही, वाटर रिटेंशन ऑलरेडी पेशेंट के हो रहा है, पेशेंट में एडीमा देखने को मिलता है। अगर आपने उसे और ज़्यादा सोडियम दे दिया, हाई सोडियम या फिर नॉर्मल सोडियम भी दिया, तो वो वाटर रिटेंशन कराएगा, जो पेशेंट है उसको और ज़्यादा एडीमा होगा। अगर आपने उसे हाई पोटाशियम दे दिया, पोटाशियम तो ऑलरेडी बॉडी से निकल नहीं रहा, ठीक है ना, और उसकी बॉडी में फिर पोटाशियम लेवल हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। लो प्रोटीन इसलिए देते हैं ताकि बॉडी में जो यूरिया है, अमोनिया है, ठीक है, वो कम बने, क्योंकि इस टाइम हमारी किडनी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse highest priority for the client who has returned to the nursing unit after nephrectomy। तो नर्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी उस क्लाइंट की जो कि अभी आया है नेफ्रेक्टमी करा के। नेफ्रेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। सो अब इसके लिए आपका क्या प्रायोरिटी रहेगा? आर्ली यूरिन आउटपुट, टेम्परेचर, एबल टू टर्न साइड टू साइड, एबल टू सिप क्लियर वाटर। नेफ्रेक्टमी करा के आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्ली आपको यूरिन आउटपुट चेक करना है कि जो किडनी के बाकी बचे हुए नेफ्रॉन्स हैं, बाकी बची हुई किडनी है, वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं। तो नॉर्मली कितना यूरिन देखना पड़ेगा आपको? 30 ml पर आर्ली पेशेंट के जो है यूरिन आ रहा है कि नहीं। अगर इससे कम आ रहा है तो इट मीन्स जो है किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, सर्जरी जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो गई है जिसकी वजह से किडनी जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। तो देखो कोई भी किडनी की सर्जरी के बाद पेशेंट आता है, किडनी की कोई भी सर्जरी होगी तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में हमेशा यूरिन आउटपुट ही रहेगी टू डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, प्रीवियस ईएसआईसी के पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि जो कार्डिनल साइंस है इन्फ्लामेशन के वो कौन से हैं? पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट, पेन, कोल्डनेस, रेडनेस एंड पस फॉर्मेशन, पेन, पेलनेस, कोल्ड एंड स्वेलिंग। देखो एक चीज याद रखना, जब भी इन्फ्लामेशन होती है, जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है तो वार्मथनेस देखने को मिलती है, ठीक है ना। आप भी देखना कभी भी आपकी कहीं इन्फ्लामेशन होगी, यहाँ पे जहाँ स्वेलिंग होगी, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होगा, वहाँ पे वार्मथनेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, तो वहाँ पे वार्मथनेस हो जाती है ऑलरेडी। फिर हमारी बॉडी क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करती है ताकि उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बाहर बॉडी के निकाल पाए। तो देखो यहाँ पे भी कोल्ड लिखा है और यहाँ पे भी कोल्डनेस लिखा है, तो ये और दोनों ऑप्शंस तो हो गए हमारे गलत। अब बचे हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। सो देखो डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट ऑब्वियसली होता है पर ये कार्डिनल साइन नहीं होता। कार्डिनल साइन होता है जो कि उस डिसीज कंडीशन के बारे में प्रॉपरली आपको बताए। सो जो कार्डिनल साइंस बनते हैं इस डिसीज कंडीशन के, दैट इज पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग। और यही क्वेश्चन ईएसआईसी के पुराने पेपर में आ रखा है, ठीक है ना, पुराने पेपर में आ रखा है। इन्फ्लामेशन उस बॉडी पार्ट में इसलिए हो जाती है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्दर मूव ना करें अदर ऑर्गन्स में, ठीक है ना। सो ये जो 4 साइंस होते हैं इनको कार्डिनल साइंस बोला जाता है इन्फ्लामेशन के, जिसमें पेशेंट को पेन होता है, उस एरिया पे वार्मथनेस महसूस होती है, रेडनेस होती है एंड स्वेलिंग होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A client is receiving chemotherapy with several anti-neoplastic agents. The side effect of chemotherapy. So एक कैंसर वाला पेशेंट है, उसको कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी में हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स देते हैं जो कि ट्यूमर के सेल्स को या फिर श्रिंक करता है या फिर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स क्या है? अब कीमो ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी आती हैं, ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछते हैं तो इनको अच्छे से पढ़ना। स्लो स्लर्ड स्पीच, इंक्रीज
लीकोसाइट्स ऑन सीबीसी, जिंजीवाइटिस एंड ओरल केयर, साइनस, डिसरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया। तो जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट करती हैं हमारी बॉडी में। जिनको भी ये मेडिसिन चलती हैं उनकी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और बहुत ही ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इफेक्ट करती है। सो इन पेशेंट में और एक रेडिएशन थेरेपी होती है, ठीक है, उसमें भी जो ड्राइनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पे? म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं। तो मोस्टली जो है आपके माउथ में जो है ड्राइनेस होती है पेशेंट के, ठीक है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसको माउथ केयर के बारे में बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है बिकॉज उसको उससे ड्राइनेस से बचना होता है और हाइड्रेशन रखनी होती है बॉडी में, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है रेडिएशन का भी और कीमो का भी इज ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, सो जो कि है जिंजीवाइटिस एंड ओरल कैंसर। तो ये चीज़ें जो है पेशेंट को हो सकती हैं। सो राइट ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is an appropriate nursing action when caring a patient who has a radium implant for a cancer of the surgery cervix? तो देखो अब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपको पेपर में, ठीक है। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बेसिक उठा के डाल देंगे या फिर बिल्कुल ही टफ उठा के डाल देंगे। ESIC बहुत ही अच्छा पेपर डालता है, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो वो क्लियर कट क्वेश्चन आपको चुटकियों में हो जाएंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाले। इसीलिए अगर आप अभी भी टाइम ना वेस्ट करके बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। 7973244089 फुल एक्सप्लेन्ड और डिटेल्ड बैच है, ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। 2 बैचेस है मेरे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जिसमें हम करेंगे इम्पॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक, जो कि आपका बैच रहने वाला है 1499 का। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, 3 मंथ्स का बैच है। नेक्स्ट जो बैच है वो है मेरे पास फुल थ्योरी बैच, जिसमें मैं खुद से सारे बैचेस में मैं खुद से पढ़ाती हूँ बिकॉज आपको पूरी डिटेल में क्लासेस मिलेंगी और अगर आप लाइव नहीं लगा पाते हो तो रिकॉर्डिंग्स भी आपको रेगुलरली मिलेंगी। सो इस बैच में थ्योरी प्लस MCQ प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बैच जो है वो हमारा बैच है 2499 का, 3 मंथ्स का बैच है। हर एक टॉपिक की थ्योरी करेंगे, अनाटमी करेंगे, हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक की अनाटमी क्या है उसके पीछे MCQs एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसी बैच में मिलेंगे फुल फ्लेज्ड। तो ये 2 बैचेस हैं। कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हुए। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो कह रहा था कि अगर किसी का रेडियम इम्प्लांट डला हुआ है, कैंसर ऑफ द सर्विक्स है, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? रिस्ट्रिक्ट करेगी विजिटर्स को फॉर 10 मिनट्स स्टे, स्टोर यूरिन इन अ लेड लाइंड कंटेनर, वियर अ लेड एप्रन व्हेन गिविंग अ केन, नन ऑफ द अबव। सो देखो जिसको रेडियम इम्प्लांट डला होता है उसकी रेज जो है वो हेल्दी पीपल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती, ठीक है ना। और नर्स को तो हर टाइम उस पेशेंट की केयर करनी है। सो जो नर्स है उसका ये एक्शंस बहुत ज़रूरी है कि वो जब भी उसकी केयर करनी जाए तो वो लेड एप्रन जो है उसको डाल के जाए, बिकॉज जो लेड है वो इसकी रेज को अपनी बॉडी तक नहीं आने देता, ठीक है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट नर्स के लिए होता है। विजिटर्स को हम वहाँ पे बाहर लगा के रखते हैं आइसोलेटेड और उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, उनको भी हम लेड एप्रन डाल के ही अंदर जाने देते हैं। पेशेंट का जो वॉशरूम है वो अलग होता है और जो नॉर्मल हेल्दी उसके घर वाले लोग होते हैं उनका वॉशरूम अलग होता है, ठीक है ना। सेम वॉशरूम्स वो यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जब भी ये रेडियम इम्प्लांट का क्वेश्चन आता है तो एक इम्प्लांट का क्वेश्चन आता है कि अगर ये इम्प्लांट गिर जाए तो आपने कैसे उठाना है। सो हमेशा उसे लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स से उठाना होता है, ठीक है ना। बाई चांस वो सर्विक्स से नीचे गिर जाए फ्लोर पे तो आप उसे अपने हाथों से नहीं उठाओगे डायरेक्टली, उसे लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स से उठा के और उसे साइड पे रख दोगे और डॉक्टर को अपडेट कर दोगे कि ये चीज़ हो गई है। आपने खुद से उसे दोबारा से इंसर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस उसे लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स से उठा के साइड पे रख देना है और डॉक्टर को अपडेट कर देना है, इन्फॉर्मेशन दे देनी है। सो जो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा इज ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कमीन्स्ड फ्रॉम सो देखो जो ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं वो कब लेने होते हैं, कब स्टार्ट करने होते हैं? 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 6th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है इज अ 5th डे ऑफ द मेंसेस पे आपको
प्रॉपरली वो मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है, और वो स्टॉप कब करनी होती है, फर्स्ट डे ऑफ द मेंसेस पे, ठीक है। और ये मोस्टली 28 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, जिनमें आयरन की टैबलेट होती है और कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। फिफ्थ डे ऑफ मेंसुरेशन पे एक नया सर्कल स्टार्ट होता है, दैट्स वाई आपको उसी दिन से ये गोली लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे है, a client had extensive prolonged surgery, which electrolyte level should the nurse monitor most closely, ठीक है। सो देखो एक पेशेंट था, उसकी बहुत लंबी सर्जरी चली है, तो कौन सा लेवल जो है अब नर्स मॉनिटर करेगी क्लोजली, सोडियम का, कैल्शियम का, क्लोराइड का, पोटाशियम का। अब देखो नॉर्मली आपको पता है कि पोटाशियम ही करेंगे, पर क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद जो कॉर्टिजोल है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होगा ड्यू टू स्ट्रेस, तो वो कॉर्टिजोल क्या करेगा, रिटेंशन कराएगा वाटर की और पोटाशियम की और सोडियम की बॉडी में, ठीक है ना, वो रिटेंशन कराता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है। सो फिलहाल के लिए अगर उसका हमने क्लोजली मॉनिटर करना है तो पोटाशियम, क्यों, पोटाशियम एक कार्डियक आयन है, ठीक है, इसको हम कार्डियक आयन भी बोलते हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा कार्डियक सिस्टम पे, ठीक है ना। सो पोटाशियम जो है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है इन पेशेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग डज द नर्स एंटिसिपेट व्हेन एडमिटिंग अ क्लाइंट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। तो अगर किसी पेशेंट का सेल के बाहर वाला ये वाला वॉल्यूम जो है ज़्यादा हो जाए तो उसमें आप क्या देखने को मिलेगा उस पेशेंट में, रैपिड थ्रेडिंग पल्स, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, एलिवेटेड हेमोक्रिट लेवल, इंक्रीज्ड सीरम सोडियम लेवल। सो क्वेश्चन कह रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो एक्सेस हो गया है। सो ये जब होता है ना तो जो वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड देखने को मिलती है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी आता है। एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि अगर आपने किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलाया है और उसमें जो वेन्स हैं वो डिस्टेंडेड दिख रही है, नेक वेन जो है वो डिस्टेंडेड दिख रही है, तो नर्स का क्या एक्शन रहेगा, तो इसमें जो नर्स का एक्शन रहता है कि स्लो करेगी वो बीटी को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्लो करेगी। क्यों वेन्स डिस्टेंडेड है, क्योंकि जो ब्लड है वो रश में जा रहा है, तेज जा रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है और वेन्स पे प्रेशर डल रहा है, जिसकी वजह से उसकी नेक वेन डिस्टेंडेड रखनी है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे यहाँ पे स्टॉप कराते हैं, नहीं स्टॉप नहीं लिखना आपको बीटी को, क्या लिखना है, स्लो करना है बीटी को। क्लियर, ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इनको कॉपी पे लिख लिया करो। नेक्स्ट है, इन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज फिजिकल सिम्टम्स। तो जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक काफ़ी लोग नेल बाइटिंग करते हैं, अपने हेयर पुलिंग करते हैं, सो ये फिजिकल जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में, ये किस फैक्टर की वजह से आते हैं, जेनेटिक, सोशल, इमोशनल या फिर फिजिकल फैक्टर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि किस वजह से उन्हें ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं इन डिसऑर्डर्स में, ठीक है। सो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन जो मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि कौन सी चीज़ जो है वो आप बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की वाली मदर को, जिसके बच्चे को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, एक्सेप्ट आप उसे कभी ये नहीं कहते कि वो अपने टावल्स और जो क्लोथ्स हैं उनको शेयर करे, ठीक है, हमेशा वो अलग रखे जाते हैं, क्योंकि वो कंजक्टिवाइटिस उसको भी हो सकता है और उसके दूसरे बच्चों को भी हो सकता है और घर के फैमिली मेम्बर किसी को भी हो सकता है। सो आप इस चीज़ के लिए हमेशा उसे मना करते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बैचेस के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो कि है 1499 का, बहुत ही अफोर्डेबल 3 मंथ्स का बैच है। एक है मेरे पास फुल थ्योरी, जिसमें हम करेंगे हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी, प्लस अनैटमी करने वाले हैं इसमें, प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे बताए जाएंगे आपको, प्लस एमसीक्यूज। सो ये बैच जो आपका रहने वाला है, ये रहने वाला है 2499 का। ये बैच जो है फुल फ्लेज्ड बैच है, ये आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, आरआरबी के लिए भी जा सकते हो इस बैच में, नॉरसेट का अगर आपको पेपर देना है तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जीएमसीएच की वैकेंसी के लिए आपको पेपर देना है तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो बैच है स्पेसिफिकली
आप ESIC RRB के लिए यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें थ्योरी नहीं होगी, वो आपने खुद करनी है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs करवाए जाएंगे इन 1/4। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाले हैं, सो अगर आप लाइव नहीं लगा सकते तो रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर कॉल करके बैच कोई भी ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो अच्छे से पढ़िए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को रोज ऐसे MCQs देखने के लिए। कल फिर मिलती हूँ 12:30 बजे। ऑल द बेस्ट एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।